उनकी जन्म शती समारोह में आज कार्य दिवस में भी और खचाखच भरा हुआ है और सबके मन में अपने अपने शीला जी हैं, हम सबके पास है, क्योंकि वो बड़े जीवंत थे और वो केवल लेखक नहीं थे कि जो रेशम के कीड़े की तरह अपने कोए में बंद रहे हैं, वो लगातार सबके साथ बातचीत में संवाद में रहते थे। अभी अखिलेश ने जो उनके बारे में संस्मरण सुनाए वो इतने अच्छे लगे, ऐसा लगा जैसे कि उसके बीच में हम भी बैठे हैं। और ये सारी उनकी जो टेंडेंसीज थी, ये उनके जो तरीके थे, ये हम सब ने कभी कभी देखे हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं उनका इंटरव्यू लेने एक बार गई तो उन्होंने सबसे पहले कोई नायिका भेद का संस्कृत का उन्होंने कवित्व सुनाया, श्लोक कोई, वो मेरी समझ में भी नहीं आया। आपको एलिवेट किया जा रहा है, अपग्रेडेशन है ये आपका। साहित्य में कभी इस तरह नहीं बढ़ता, दोस्ती में बढ़ जाता है, दोस्ती में साहित्य में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब कब बढ़ता है। तो शीला जी के साथ ये होता था कि वो जब मैं कहीं उनका इंटरव्यू लेने सारिका के संपादक ने मुझे कहा शीला जी का इंटरव्यू लो, रवि ने मुझे कहा कि बहुत कठिन काम दे दिया बंदे जी ने। मैंने उनका शीला जी आपसे बात करनी कहते हैं, अच्छा ठीक है आ जाओ। मैं गई उनके यहाँ, तो सबसे पहले तो उन्होंने लड़का भेज कर कोई उन्होंने मुझे संस्कृत का श्लोक या कोई कवित्व क्या होता है उन्होंने पद सुना दिया। वो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन गिरिजा जी जानती थी संस्कृत, तो गिरिजा जी समझ गए कि ये बहुत रसिक पद को इन्होंने सुना दिया है। अब मजेदार बात है कि जिसको सुनाया मैं तो मानी जाती थी, बच्चे मुझे ट्यूबलाइट कहते थे क्योंकि मेरी समझ में बहुत चीज़ें कम आती थी, तो मेरी समझ में आया ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन गिरिजा जी बुरा मान गई कि तुमने ममता को क्यों सुनाया। उसके बाद इंटरव्यू शुरू हुई तो वो उनके दो रूप थे, जैसे आपने भी बताया राग और विराग, उनका आसक्ति है नासक्ति। तो जो मैंने बातें कही उन्होंने ऐसे आदर्श उत्तर दिए। मैं कहा शीला जी आपके लिखने में शराब की कितनी भूमिका है। तो उन्होंने कहा ममता अगर मेरी जुबान पर एक कतरा भी शराब हो तो मैं लिख नहीं सकता। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप किससे मिलते हैं? अरे मैं ऑफिस पूरा करता हूँ, उसके बाद आता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, थोड़ी मिठाई खाता हूँ, उसके बाद लिखने बैठता हूँ। इस तरह उन्होंने सारे आदर्श उत्तर मुझे दे दिए। 1 घंटे में इंटरव्यू हो गया, मैं लेकर घर आ गई रानी मंडी। मैंने रंजी का इंटरव्यू हो गया, मैंने कहा कहते क्या जवाब दिए उन्होंने? मैं बताया वो करेंगे तुम्हें बेवकूफ़ बनाया ये इंटरव्यू किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा रात को शीला जी का फोन आया कि ममता जो इंटरव्यू तुम्हें लिया उसे फाड़ के भेज दो। फिर कहेंगे मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो मैं कहा इंटरव्यू से बचते क्यों? वो कहने की बहुत वाहियात तरीका है ये। अगर मैं तुम्हें सामने बैठा कर और ये कहूँ कि तुमने कितने बजे किस तारीख को कालिया से प्रेम करना शुरू किया तो तुम बता सकती हो? तो मैंने कहा शीला जी प्रश्न आपको मुझसे नहीं पूछे, मुझे आपसे पूछने हैं। बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो राजी हुए। और उनके साथ ये बहुत है कि वो बहुत जीवंत थे, लिखते थे वो, और गायने को उसमें व्यंग आता था क्योंकि वो रेणु के बाद का काम बता रहे थे उनको। जो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बताई वो उन्होंने रेणु के बाद के गाँव की बताई है। और जाहिर है कि प्रबंध समिति इतनी प्रबल होती है कि वो शिक्षकों को काम नहीं करने देती है, मीटिंग नहीं होने देती है। जब मैंने छंगामल इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में काम शुरू किया और वहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज में मैं पढ़ी रही, फंसी हुई बहुत दिनों तक, तब मुझे समझ में आया कि वाकई किसी कस्बे के अंदर किसी कॉलेज को चलाना कितना कठिन काम है, जहाँ मैनेजर आपको 3 रुपये सुनाई ना करेंगे। तो ये सारी स्थितियाँ उन्होंने अपने उपन्यास में लिखी। और आप देखिए 1968 में ये उपन्यास छपा, उसी समय श्रीपत राय ने कहा कि ये महाऊब का महाग्रंथ है। ये श्रीपत राय के शब्द थे। शीला जी बहुत हतोत्साह हो गए इस बात से। उसके बाद नेमीचंद जैन ने इसको कहा कि ये तो झगड़े तंटे का खटराव है,
श्री देवीचंद्रन ने कहा शीला जी बड़े दुखी हो गए, वैसे कोई भी लेखक दुखी हो जाता है, और वो जो बड़े बड़े नाम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपकी रचना को जो आपने 5 साल लगा के लिखी, सन 62 से सन 67 तक उन्होंने इस पर मेहनत की, और फिर उन्होंने लिखा। तो जब रवि उन्हें मिले, इलाहाबाद आए हुए थे वो, तो रवि ने कहा कि शीला जी राज दरबारी बहुत अच्छा लगा मुझे, और अष्ट जी को बहुत अच्छा लगा। अष्ट जी ने रवि को दिया पढ़ने के लिए, रवि ने मुझे दिया पढ़ने को। मुझे सच बताओ तो मुझे शुरू में अच्छा नहीं लगा, और ये था कि उसमें कोई लड़की कैरेक्टर ही नहीं है। हम होकर भी, लड़की होकर भी, हमें लगता है जैसे लड़की नहीं आती तो रस नहीं आएगा पढ़ने में, और उसमें तो 100 पन्ने तक लड़की नहीं आती। एक बेला का प्रेम पत्र है बस उसमें, इसके सिवा और कुछ नहीं है लड़की वाला मामला पूरे उपन्यास में, और वो निभा ले गए एक पेजेस, क्योंकि उन्होंने सारी जो जाल लिखा है किसी का, लंगर का रुपये और क्या रूपा है ना, रुपया या रुपये कुछ है, रुपेश ये सारे जो उनके कैरेक्टर हैं, लेकिन वो निभा ले गए इसको। तो मैंने सोचा कि अगर नहीं पढ़ा तो घर में बड़ी बेइज्जती होगी, तो फिर रवि कहेंगे जब गंभीर चीज़ें पढ़ती नहीं हो और तुम्हें आदत पड़ गई है पॉपुलर लिटरेचर पढ़ने की। तो भाई पढ़ना तो था मुझे, जब पढ़ा तब मुझे पता चला कि वाकई में उत्तर प्रदेश को खास तौर से शिक्षा की व्यवस्था बहुत शोचनीय है। वहाँ पर टीचर को ही कुछ नहीं पता होता, और सबसे बड़ी बात है कि प्रबंध समिति टीचर को क्लासरूम तक जाने ही नहीं देती, वो उसको ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन में फंसा देती है कि वो किसी भी तरह से अपना काम नहीं कर सकता। तो शीला जी की इतनी सारी हम लोग के पास यादें हैं, इतनी यादों का खजाना है। उनको उड़द की दाल बहुत पसंद थी, हमारे घर बहुत बनती थी, धनी उड़द की दाल या साबुत माँ, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत खाते हैं, तो वो बड़े खुश होते थे। राजमा, साबुत उड़द, ये सब खाते वो बड़े खुश होते थे। और उनकी पत्नी की स्मरण शक्ति काफ़ी बहुत अच्छी थी, उनकी संगीत की समझ बहुत अच्छी थी गिरजा जी की। तो जब शीला जी कोई मिसरा भूल जाते थे तो गिरजा जी उसको पूरा करते थे। गिरजा जी के भाई संगीत के बहुत ही विज्ञ थे, भवानी शंकर जी, और उनके पूरे परिवार में संगीत की एक परंपरा थी, शीला जी में भी थी। शीला जी एक बार जिसे और बीमार पड़े थे, क्या तब 60s में थे तब, तो उन्होंने कहा कालिया मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो रवि का क्या हो गया, इसने कहा आपको मरने की जल्दी है, कहते अभी मैं मर गया तो लोग कहेंगे शराबी मर गया। कहते एक मेरी वयोवृद्ध जो उम्र हो जाए, एक अच्छी आदरणीय उम्र हो जाए, तब मैं मरूँ तो लोग कहेंगे साहित्यकार मरा। तो उसकी बातें बड़ी चुटीली होती थी। और एक बार तो ये बात मैंने उनसे कहा कि शीला जी इतने शोध छात्र जो है लंबे लंबे प्रश्न भेज देते हैं, और अगर इतने प्रश्नों का उत्तर देना पड़े तो मैं खुद ही न कर लेती शोध। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन ममता उनको उत्तर दोनों देने चाहिए। बेटा क्यों देने चाहिए उत्तर, मैं तो बहुत बोर होती हूँ। तो कहने के अगर तुम उत्तर नहीं दोगी तो मामूली प्रसाद वर्मा और घटिया चंद तिवारी वो सारे प्रश्नों के उत्तर भेजेंगे। तो धीरे धीरे होगा ये कि वो छात्र बेचारा तो जानता नहीं कुछ भी, वो तो सीधा साधा उसको अपना पर्चा भेजा है आपको। कहने लगे होगा ये कि मामूली प्रसाद वर्मा और घटिया चंद तिवारी तो साहित्य में स्थापित होते चले जाएंगे और तुम उखड़ते चले जाओगे। तो उनकी बातें बड़ी मजेदार होती थी, और वो जहाँ बैठते थे वहाँ खाते लगते थे। लेकिन रवि के साथ उनकी, नवीन कालिया के साथ उनकी कई बार झड़प हो जाती थी, और झड़प का मुद्दा ये होता था कि शीला जी के अच्छे दोस्त परिमल में थे। तो परिमल एक साहित्यिक संस्था थी इलाहाबाद की, और मेरे की फैल गई थी वो वायरस की तरह। तो वो सच होती है, वो शीला जी के बेस्ट फ्रेंड्स उसमें थे, केशव चंद्र वर्मा, धर्मेंद्र भारती आदि आदि। और रवि अपनी सारी प्रगतिशीलता उस समय प्रबल हो जाती थी, जब एक दो पैर के बाद इधर इनकी प्रगतिशीलता और उनकी रसात्मकता दोनों प्रबल हो जाती थी, और तब ये बात करते थे तो किसी को किसी की बात नहीं समझ में आती थी। फिर शीला जी का गोरा चेहरा एकदम लाल हो जाता था। फिर वो कहते थे कालिया आई एम अपसेट, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब मेरी बड़ी परेशानी कि खाना बना कर उनके लिए रखा वो खाएंगे नहीं। फिर कभी कभी बच्चों को देखते वो खुश हो जाते। तो बच्चे, मैंने एक कहानी में दोनों बच्चों का नाम लिखा था,
जानविकाल सिंह और दुर्जन सिंह मेरी कहानी में भी नाम आते हैं। तो शीला जी दोनों बच्चों को खड़े करके कहते थे तुम में से जानविकाल सिंह कौन है? तो मैं कहती थी दोनों ही जानविकाल सिंह हैं। ये होता था। तो शीला जी छोटी छोटी बातों में रस बहुत लेते थे। और एक बार मुझे याद है कि उन्होंने एक बात कही, अब इतना याद नहीं मुझे कि गिरजा भी उस समय थी कि नहीं। उन्होंने रवि से कहा, बड़े फ्रेंड थे, हर बात जो मन में आती थी कह देते थे। रवि से उन्होंने कहा कि कल हमने रात को एक चीज डिस्कवर की। अरे क्या? रवि ने कहा, बेटा आई एम सरप्लस फॉर माई वाइफ। ये बहुत खतरनाक वाक्य था जो उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, और वो मेरे दिमाग में अटक गया जाकर। तो आप भी देखिए कि वो कुछ भी कह सकते थे किसी भी समय, लेकिन वही शीला जी जब गिरजा जी बीमार हुई, उनको स्मृति लोप हुआ, तब उन्होंने पीना छोड़ दिया। वो कहने लगे कि अगर रात में इसने मुझे आवाज़ दी और मैं नहीं उठ पाया तो उसको कितनी तकलीफ होगी। तब वो बच्चे की तरह उनको संभाल करते थे। तो वो बहुत ही अच्छे मनुष्य भी थे और बहुत अच्छे लेखक थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। और हम सबके जीवन में कहीं न कहीं उजाला फैलाते थे। आखिरी बात इसमें तो याद आ रही है जो वो ये कि एक बार एक बहुत प्रसिद्ध लेखक के घर में इलाहाबाद में शादी थी, बेटी थी। अब काफ़ी चीज़ों का इंतजाम हो गया था, लेकिन उसके लिए शादी की साड़ी नहीं खरीदी गई थी। हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर दिया था, बर्तन वर्तन सब हम लोगों ने दिए थे, जिसकी जो सामर्थ्य थी, लेकिन फिर भी लड़की के लिए विवाह का जोड़ा और जयमाल की साड़ी नहीं आई थी। हम बड़े परेशान, क्या करें, हमारे पास भी पैसे खत्म हो गए थे। तो शीला जी से बताई ये बात रवि ने। उस समय वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वहाँ पर। तो अंदर गए और उन्होंने कुछ रुपये ला कर दिए और मिलकर जाकर 2 साड़ियाँ खरीद लेना बिटिया के लिए। तो रवि ने कहा हम बता देंगे आपकी ओर से है। वो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि एक तुच्छी सी बात के लिए वो हमेशा के लिए मेरे कृतज्ञ हो। यानी कि उनको ये सूचित प्रोत करना, बस ला कर दे देना। और वाकई वो साड़ियाँ इतनी अच्छी निकली कि उस लड़की के सारे कजन वगैरह भाई बहनों ने कहा कि जब हमारे यहाँ शादी है तो तुम ये साड़ियाँ लेकर आना, हम यही पहनेंगे। तो ये सारी बातें हैं। एक लेखक का जीवन लेखन से ये अलग भी, इससे अलग भी बहुत कुछ होता है। और शायद ये सारी बातें मिलकर ही हम ये जान सकते हैं कि उन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी, इतना मसाला उन्हें कहाँ से मिला। मकान में एक आता है सेंटेंस, खटिया से कूद के सीधे कर्म क्षेत्र में आ गया, और रहता जो देखा है काम की मकान का बनना कि खटिया से कूद के सीधे कर्म क्षेत्र आ गया। तो शीला जी के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत थी, सेंस ऑफ सटायर बहुत था, लेकिन वो कभी अपने को कटुता में नहीं लाते थे। और ये शायद सभी व्यंग्यकारों को सीखना चाहिए कि कटुता एक अलग चीज़ है, कटुक्ति एक अलग चीज़ है, और व्यंग्य एक अलग चीज़ है। व्यंग्य आपको एजुकेट भी करता है। व्यंग्य केवल ऐसा नहीं है कि मनोरंजन करता है, व्यंग्य एजुकेट भी करता है। ये मैंने बार बार पाया जब शीला जी के विषयों को पढ़ा। धन्यवाद।